नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो आपके परीक्षा में काफ़ी सहयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राखालदास बनर्जी, ऑप्शन डी। राखालदास बनर्जी ने ही 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी के किनारे। हम जानते हैं कि उस समय जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई स्थलें थी वे सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी थी। इस तरह मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी नदी के किनारे ही इसका विकास हुआ था, जबकि हड़प्पा का विकास रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म से जुड़े हुए थे। ये जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, जिन्हें हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करके अपना धार्मिक नियमों का पालन करते थे, जबकि दिगंबर वो महावीर जिस तरह से जिस रूप में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी रूप यानी कि नग्न रूप में ही अपना सिद्धांत को अपनाता है। श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध धर्म से। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके शव को 8 मतलब कि उसके अवशेष को राख को 8 भागों में विभक्त करके कई जगहों पर इसको स्तूप के रूप में स्थापित किया गया था। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? अगला प्रश्न है। तो सुत्त पिटक जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का सिद्धांत है। त्रिपिटक में 3 पुस्तकों की रचना हुई, जिसे हम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा जो है वो मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वो किस भाषा में लिखी गई है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की भाषा। चकदाई तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना हुई थी। ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वह है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जजिया एक प्रकार का कर था, वह कह रहा है कि किससे लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्मियों से। जिम्मियों का मतलब हो गया जो गैर मुस्लिम थे, उन्हीं से सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, इस दरमियान गैर मुस्लिमों से मुस्लिम संरक्षण हेतु मुस्लिम शासन में हिंदुओं को या अन्य धर्मों के लोगों को अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो कर दिया जाता था उसे हम जजिया कर के नाम से जानते हैं, जिसे अकबर ने 1564 ईस्वी में हटा दिया था और वहीं औरंगजेब ने इसे पुनः 1679 यानी कि 1679 ईस्वी में पुनः लगा दिया था। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अंतिम मुगल सम्राट थे ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने ही नेतृत्व किया था और 1857 में पराजय के पश्चात उन्हें रंगून भेज दिया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था, जिसे आज हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं या म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो उस समय उन्हें रंगून भेजा गया था, जो आधुनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर से। ठीक है, अकबर ने सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही या तवहीद ए इलाही या दैविक एकेश्वरवाद नामक धर्म का प्रवर्तन बनकर उसे राजकीय धर्म में परिवर्तित किया। इस धर्म का जो अबुल फजल था वो प्रधान पुरोहित था। और इस धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि 2 नंबर से जुड़ा हुआ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस धर्म में दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी पगड़ी एवं सिर को सम्राट अकबर के चरणों में रखता था। सम्राट उसे उठाकर उसके सिर पर पुनः पगड़ी रखकर अपना स्वरूप षष्ठ प्रदान करता था, जिस पर अल्लाहु अकबर खुदा रहता था। इस मत के अनुयायी को अपने जीवित रहने के समय ही श्राद्ध भोज देना होता था, मांस खाने पर प्रतिबंध था एवं वृद्ध महिला तथा कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने पर रोक थी। महत्वपूर्ण हिंदू राजाओं में बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था। इतिहासकार स्मिथ ने दीन ए इलाही पर उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उसकी साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा है। अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडरमल के नेतृत्व में थी या नियंत्रण में थी। और ये वही टोडरमल है जो शेरशाह के शासनकाल में भी राजस्व व्यवस्था को देखते थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम शाह लोदी के बीच में। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 17
61 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो द्वितीय पानीपत युद्ध के बारे में हम लोग जान लें कि यह संघर्ष पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, परंतु इसी समय हेमू की आंख में एक तीर लग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है, और इस तरह से युद्ध का परिणाम जो होता है वो मुगलों के पक्ष में चला जाता है और भारत पर अधिकार को लेकर मुगलों एवं अफगानों के बीच संघर्ष का यहीं पर अंत हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलुव वंश। यहाँ हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, संगम वंश, सालुव वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, जिसमें कृष्णदेवराय जो थे वो तुलुव वंश से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, निकोले कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? पहले बता दें कि निकोले कॉन्टी जो था वो इटली का यात्री था, जो 1420-21 के आसपास विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के काल में वो भारत आया था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। यह वर्तमान कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी में। यह कर्नाटक राज्य के हम्पी के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह शिव मंदिर है और यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, और इसका निर्माण जो है कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान का। हम जैसा कि जानते हैं कि मेगास्थनीज ने ही इंडिका की रचना की थी, और ये मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि अफनासी निकितन कौन था? तो बता दें, यह एक रूसी व्यापारी था जो 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसकी एक पुस्तक है जिसे 3 समुद्र पार का सफरनामा के नाम से जानते हैं, और यह भारत के विषय में जानकारी देने में काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि अफनासी निकितिन एक यात्री था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता यह ऑप्शन ए, मोरक्को का निवासी था, और यह 1333 ईस्वी में
जो इस समय तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे के दरबार में आया था, और ये मोरक्को का रहने वाला था, और इसकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम रहला है, और इससे जुड़े हुए कर प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। दरअसल 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था, और उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसके बारे में बता दें कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह 1899 1900 के आसपास में हुआ था। परंपरागत रूप से में प्रचलित सामूहिक खेती पर जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों के शोषण के कारण यह फूटा था। बिरसा ने उलगुलान उपाधि धारण कर स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया था और इस युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मरवाड़ी साहूकारों द्वारा ढेर सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण किया करते थे। इन साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में सिरूर तालुका के करडाह गांव में हुई थी। 1875 ईस्वी तक यह आंदोलन पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर आदि जिलों में फैल गया था। किसानों ने साहूकारों के घरों एवं दुकानों को नष्ट कर दिया। सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग की स्थापना की और किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम की भी घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था। आइए जानते हैं कि कॉर्नवालिस कोड क्या था। हो सके आपसे 2 नंबर से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ दे। तो कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस संहिता से कलेक्टरों की न्यायिक एवं फौजदारी से संबंधित शक्तियों का हनन हो गया और अब उनके पास मात्र कर से संबंधित ही शक्तियां रह गई थी। उसने वकालत पेशा को नियमित बनाया। 1790-93 ईस्वी के मध्य कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानून में कुछ परिवर्तन किए, जिन्हें अंग्रेजी संसद ने 1797 ईस्वी में एक अधिनियम द्वारा प्रमाणित कर दिया। इन सुधारों के अंतर्गत हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पर अधिक बल दिया गया, न कि हत्या के अस्त्र शस्त्र अथवा उसके ढंग पर। मतलब किस भावना से किसी अपराधी ने किसी की हत्या की है उस पर जोर दिया गया, न कि किस अस्त्र से किया गया और किस ढंग से किया गया, इस चीज को दरकिनार किया गया। इसी प्रकार मृतक के अभिभावकों की इच्छा से क्षमा करना अथवा रक्त का मूल्य निर्धारित करना बंद कर दिया गया। अंग विच्छेदन के स्थान पर कड़ी कैद की सजा की आज्ञा दी गई। इस प्रकार
1793 ईस्वी में यह निश्चित किया गया कि साक्षी के धर्म विशेष के मामले में अब कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो जैसा कि जानते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था 1793 ईस्वी में। दरअसल बंगाल में भू राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया जाए और उसे कितने समय के लिए दिया जाए, इस पर अंतिम निर्णय कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर के सहयोग से किया और अंतिम रूप से जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। 1790 ईस्वी में 10 वर्ष की व्यवस्था की गई, जिसे जॉन शोर की व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता था, लेकिन इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 89% भाग कंपनी को तथा 11% भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। इस व्यवस्था के अनेक दोष सामने आए। वैसे कंपनी ने इसे पूरी तरह अपने हित में बताया, लेकिन शीघ्र ही यह व्यवस्था उत्पीड़न तथा शोषण का साधन बन गई। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक इसका कार्यक्षेत्र था। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्याय यानी कि लॉ ऑफ इक्विटी इक्विटी एंड सामान्य विधि कॉमन लॉ के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड छोटे न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो जैसा हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह बिहार के रहने वाले थे, जो आधुनिक भोजपुर जिला है वही जगदीशपुर था। अगला प्रश्न है द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता। अगला प्रश्न है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। कई लोग 1857 के विद्रोह में अलग अलग जगह से नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें बहादुर शाह जफर और जफर बख्त खां वो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब एवं तात्या टोपे वो कानपुर से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और यही व्यक्ति भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी बना। और 1857 के विद्रोह के पश्चात जो 1858 का अधिनियम बनता है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल वाले पोस्ट को हटा करके
वायसराय का पद बना दिया जाता है और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी बनते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो बता दें, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 17 मई 1498 ईस्वी को गोवा के कालीकत तट पर आया था और उस समय वहाँ के राजा जमोरिन थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है कि तीनकठिया पद्धति जुड़ी हुई थी। यह तीनकठिया प्रणाली हम लोग जो जान रहे हैं वो चंपारण में नील की खेती से जुड़ा हुआ था, जिसे समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और किसानों को सफलता भी इसमें दिलवाई। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को ही 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जबकि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। एक इसमें वायसराय थे और दूसरा वहाँ सचिव थे उसके। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा जो कांड है वह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यह देवरिया जिला में है चौरी चौरा, जहाँ पर कुछ लोग असहयोग आंदोलन के दौरान विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वहाँ के पुलिस सिपाहियों ने उसका जबरन विरोध किया और इसी क्रम में हाथापाई हुई, जिसमें 21 सिपाहियों की हत्या कर दी गई थी और इसी के पश्चात असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया गया था, उसे स्थगित कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने लगभग 50 प्रश्नों के हल किए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।